नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। भव्य से भविष्य की ओर मध्य प्रदेश अब देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान गढ़ने की तैयारी में है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्या के तहत देश में 100 अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित प्रस्ताव है। 33,660 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना में मध्य प्रदेश ने 11 प्रस्तावों के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ 11 औद्योगिक पार्कों को यह प्रस्ताव नहीं है, बल्कि सवाल है कि क्या भाव्या मध्य प्रदेश को देश का अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और निवेश हब बना सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। भाव्या का मूल उद्देश्य ऐसे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क तैयार करना है जहां उद्योगों को जमीन, सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक और जरूरी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हों, यानी निवेशक आएं और बिना लंबी प्रक्रियाओं के उत्पादन शुरू कर सकें। 2026-27 से 2031-32 तक देश में 100 से अधिक औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौड़ में मध्य प्रदेश ने भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। पहले राउंड में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 87 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र 14 प्रस्तावों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश 11 प्रस्तावों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उज्जैन से रीवा, धार से ग्वालियर, जबलपुर तक ये औद्योगिक पार्क प्रदेश के विभिन्न अंचलों में औद्योगिक विकास का नया नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित 11 पार्कों का कुल क्षेत्रफल 9,000 एकड़ से अधिक है। धार का भौंसीला पार्क टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा, जबकि अन्य प्रस्तावों में फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आईटी और आईटीज जैसे भविष्य में के महत्वपूर्ण सेक्टरों पर फोकस है। यानी लक्ष्य सिर्फ उद्योग लगाना नहीं, बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करना है। जब मैं एमएसएमई की और अलग अलग प्रकार की उद्योग की नीतियों की तरफ देखता हूं, तो लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, रोजगार परक रोज कामों के लिए आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। कल ही दिल्ली के अंदर 14,000 से ज्यादा हमारे आईटी और उससे जुड़े हुए मित्रों के लिए रोजगार के लिए ग्वालियर के अंदर एक बड़ा एमओयू हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने किया है। भविष्य में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र यह हमारा चंबल का अंचल बनेगा। अब कपास से खेत से कारखाना और कारखाने से कपड़ा, कपड़े से सिले हुए कपड़े और कपड़े बनकर के निर्यात होंगे देश और दुनिया के अंदर। झाबुआ में समृद्धि आएगी, निमाड़ तक कपास का पूरा नया कृषि का रकबा बनेगा। हर एक खेत के माध्यम से खेती, हर किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, पशुपालन से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारे किसान के जीवन के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा अगर पीएम मित्रा पार्क बन रहा है, जहां 3 लाख लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें धार में, आपके पास में। अब हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर के लोगों को बाहर पलायन करने जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही काम मिलेगा। रोजगार के बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, अब बाहर के लोग आके रोजगार लेंगे। धार, झाबुआ में ये बदलता समय है। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन और कपास के साथ साथ वस्त्र निर्माण के मामले में भी अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क में सबसे बड़ा। और इसी विषय पर हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं महेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी साधना न्यूज में। हमारे साथ राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जुड़े हुए हैं, बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका साधना न्यूज में। जी धन्यवाद अरुण जी, आपको बहुत बहुत। महेश जी अब आपने देखा, अब इस पे सीधे सीधे हम प्रश्नों के चलते हैं। मध्य प्रदेश में 11 प्रस्तावों के साथ देश में दूसरा स्थान
प्राप्त किया है, लेकिन क्या सरकार ये गारंटी देगी कि ये जो 11 प्रस्ताव हैं ये फाइलों में रह जाएंगे या डीपीआरओ में सीमित रह जाएंगे, या क्या कहेंगे महेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस टर्म में 2023 में जनता ने चुनी है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चाहे कृषि क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, इसको लेकर पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने सिंगल विंडो प्रोग्राम प्रारंभ किया जिससे निवेशक कहीं ना कहीं आकर्षित हुए हैं। हमारी योजनाएं, हमारा जो निवेश का खाका है वो हमने इस तरीके का बनाने का प्रयास किया ताकि निवेशकों को वो आकर्षित कर सके। उसी तारतम्य में आप देखें, निरंतर मध्य प्रदेश में व्यापारियों का जो उद्योगपतियों का कहीं ना कहीं रुझान बढ़ा है, और उसको देखते हुए जो आपने बात कही 11 प्रस्ताव अभी धरातल पे उतरने की भव्या के अंतर्गत आ रहे हैं। अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी, चाहे वो केंद्र की बात हो, अहमदाबाद से आया हुआ निवेश हो, सारी जगह कहीं ना कहीं हमने जो सिंगल विंडो प्रोग्राम रखा है जिसमें लेस पेपर वर्क और कहीं ना कहीं एक लाइन पे काम करना, उसको लेकर पूरा खाका हमारी सरकार ने तैयार किया है। और डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी गंभीरता से उसकी स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे अभी हमारे जैसे 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं, और जीआईएस में जो निवेश प्रस्ताव आए थे उनमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत सारा काम आरंभ कर दिया है। तो बहुत मुझे लगता है सकारात्मकता से इस विषय को लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने का कहीं ना कहीं लक्ष्य जो रखती है उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर जो ना आपने सरकार के पैरोकार जुड़े हुए हैं महेश शर्मा जी, और निश्चित रूप से इस बात पर वो बल दे रहे हैं कि ये जो 11 प्रस्ताव दिए गए हैं उन पर काम होगा। कहीं भी ये जो डीपीआर तक या केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्होंने तो कहा भी है कि सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार दे। मैं आपके पास आता हूं। यहाँ सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है डॉक्टर नवीन जोशी साहब, वो है भूमि, निवेश और आधारभूत संरचना, मंजूरियां और संसाधन। क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें उपलब्ध हो पाएंगी? देखिए अरुण जी, जिस दिन से भव्या योजना लॉन्च हुई है तो केंद्र सरकार ने इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करके राज्यों को लक्ष्य निर्धारित किए थे, और मध्य प्रदेश की सरकार चूंकि इस पर पहले से काम भी कर रही है। जैसा कि उनकी इन्वेस्टर मीट जो करते थे पहले एक जगह होती थी, अब उन्होंने संभागीय स्तर पर जब शुरू की थी तो वो उन सेक्टर्स में पहुंच गए। मोहन यादव जी ने जब इसकी शुरुआत की थी तो वो संभागीय स्तरों पर जाकर के जब उन्होंने निवेश के लिए जमीन देना शुरू किया, संसाधनों की शुरुआत की, और वे केवल एक केंद्रीकृत न करते हुए कि इंदौर में या भोपाल में केवल इन्वेस्टर मीट नहीं होगी, उन्होंने उज्जैन में, रीवा में, सागर में, जबलपुर में, इन स्थानों पर करके जो बड़े औद्योगिक घराने थे उन्हें आकर्षित किया। उन्हें भूमि का जो हमारे पास जो लैंड बैंक सबसे अच्छा मजबूत लैंड बैंक मध्य प्रदेश के पास है, वो बड़े औद्योगिक घरानों को हमने सहजता से सिंगल विंडो सिस्टम से लागू किया और उनको उद्योग संवर्धन दिया। साथ में जो अधोसंरचना की बात जैसी आपने कही है, तो अधोसंरचना में भी मध्य प्रदेश ने काफी तेजी से प्रगति की है। आप देखिए कि हमारे पहले एयरपोर्ट सिस्टम हमारे पास जो था, पहले तो गिने चुने जगहों पर एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब लगातार मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट बढ़ गए ताकि हमारी एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाए। रेलवेज का भी एक जाल जो तेजी से बन गया है, फिर सड़कों का भी हालात सुधरे, और जो अधोसंरचना में जो सड़कों के साथ साथ जो बिजली और जो पावर सिस्टम था उसे भी सुधारा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अधोसंरचना में, भूमि बैंक में, लैंड बैंकिंग में, और हमारे पास स्किल्ड जो हमारे पास लेबर होती है उसमें भी काम हुआ है। आप देखिए कि स्किल्ड जब लेबर हमें बाहर से लानी पड़ती थी, अब हमारे पास जो युवा है उन्हें तैयार किया है और अब रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम लगभग जो इसके बैरोमीटर में जिसमें जिन विषयों को आपने उठाया है उसमें हम पूरी तरह से 100% तैयार हैं, और मध्य प्रदेश टेक ऑफ करने की तैयारी में है। और ये भव्या योजना मध्य प्रदेश को जो अभी दूसरा स्थान है इस पूरी स्कीम में, मुझे लगता है कि पहले नंबर पर भी आ सकता है, क्योंकि जिस तेजी से, जिस द्रुत गति से काम चल रहा है वो बहुत स्तुत्य है और प्रशंसनीय है। सरकार के इस पूरे सिस्टम को चेंज हुआ है और उस चेंज होने का लाभ जल्दी मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार ने जो
कयास लगाए हैं और कम से कम मध्य प्रदेश के जो मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की लगनशीलता है, आप दोनों इस बात को बता रहे हैं। महेश जी, अगला प्रश्न आपकी तरफ है। अगर भाव्या का जो लक्ष्य है निवेश, उत्पादन और रोजगार है, तो इसकी सफलता हम किस आंकड़े से मापेंगे? निवेश से, उद्योगों की संख्या से, या रोजगार के आंकड़ों से? क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम किसी भी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है वो मुझे लगता है बहुत आवश्यक होती है। और भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उद्योगों की एक नई क्रांति मध्य प्रदेश को देने जा रही है। चाहे भव्य योजना के माध्यम से हो, जितने भी माध्यम से हमारे पास निवेश आ रहा है, चाहे अलग अलग उद्योगपति मुंबई में, अहमदाबाद में, अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री लगातार जो है उद्योग की जगत के अनेक बड़े उद्योगपतियों से न सिर्फ मिल रहे हैं, उनमें वो विश्वास पैदा हुआ है मध्य प्रदेश को लेके, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो वातावरण बना है, उस वातावरण में हम सिर्फ केवल जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, सड़क, बिजली, पानी, ऐसी स्थितियां बना के कि लोगों, निवेशकों को वो आकर्षण का केंद्र लगे, मध्य प्रदेश में वो संभावनाएं उनको दिखाई दे, वो सारी चीजें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे अन्य और जो फूड, हमारे खाद्य से संस्करण से जुड़े हुए उद्योग हो, उन सब पर कहीं ना कहीं पूरा फोकस करके एक कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इसके परिणाम आपको बहुत शीघ्र ही दिखाई देंगे जब धरातल से उठेगा और पूरा विषय, जैसा कि हमारे आदरणीय साथी जोशी जी ने भी बताया कि सरकार की प्रतिबद्धता पूरी गंभीरता से है, उसके अधिकारी, उसकी पूरी टीम और जो नया खाका तैयार किया है, वो जिस ढंग से काम कर रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो मध्य प्रदेश को एक उद्योग के क्षेत्र में मुझे लगता है नई उड़ान देने का काम करेगा। चलिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को जो उड़ान है या इस तरह के जो 11 प्रस्ताव दिए हैं उसको फिर से आप मोहर लगा रहे हैं। डॉक्टर जोशी साहब, यहाँ एक फिर से बड़ा प्रश्न है, आपसे जानना चाहते हैं हम अपने दर्शकों के लिए कि क्या 11 प्रस्तावों के साथ मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान, यह प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है? बिल्कुल अरुण जी, देखिए कि जिस दिन से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर के काम शुरू हुआ और बड़े औद्योगिक घराने जो केवल महानगरों की तरफ ही रुख करते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया। और न केवल उन्हें मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि आप जैसे कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें हम, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मुख्यमंत्री जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की और वहां से टेक्सटाइल को लेकर के उन्होंने काम आमंत्रित किया उद्योग घरानों को। इसी तरह से जैसे कपास की बात हो रही थी अभी, तो कपास इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कपास का अच्छा उत्पादन होता है, तो निमाड़ के क्षेत्र में एक पार्क विकसित किया। उस पार्क के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये एक जिला एक उत्पाद की जो योजना बनाई गई थी, वो भी इसी दिशा में एक कदम था कि हम अपने उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट करें। और उसका परिणाम ये होगा कि जो मध्य प्रदेश की जो सभ्यता, संस्कृति और जो यहाँ का उत्पादन है वो आगे भी काम आए, आगे के लोगों तक पहुंचे। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, जैसे कपास की बात की, सोयाबीन हमारे यहाँ पर अच्छा होता है, हमारा उत्पादन अच्छा है, तो उन उत्पादनों को अंतरराष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए और उन निवेशकों को इधर आकर्षित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम जो 11 प्रस्तावों की जिनकी बात हो रही है उन पर तेजी से काम कर पा रहे हैं। और रहा सवाल अब चूंकि बात आती कि भाई किस तरह से हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करने के बाद कैसे इसमें सफलता के पायदान पर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव की सरकार ने जो जिन बिंदुओं को अपने उसमें रखा था, वही सारे के सारे बिंदु, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वाले हिस्से में भी कहा कि वही सब, क्योंकि आप सबसे पहले अधोसंरचना अच्छी चाहिए, निवेश के लिए भूमि चाहिए, फिर निवेशकों के लिए जो एक वातावरण तैयार करने की बात हो रही थी, तो वो सारी चीजें। और अब तो हमारे जो युवा हैं वो हम स्किल्ड, मतलब हम परिपक्व युवा देते हैं, तो अब सारी जो अनुकूलता है वो मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही है। तो अब मैं समझता हूं कि प्रगति कहीं कोई बाधा नहीं आएगी और जो हम इस भव्या योजना के जो रास्ते पर मंजिल को आगे बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारा जो लक्ष्य है उसको हम हासिल करते जाएंगे।
चलिए फिर से कर लेते हैं, महेश जी की तरफ चलते हैं। महेश जी, एक और अहम प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक पार्क हैं वही महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्थापित औद्योगिक राज्यों को चुनौती देंगे, या इसके साथ अन्य क्षेत्रों में भी कोई रणनीति की आवश्यकता होगी? बड़ा प्रश्न है महेश जी। देखिए अरुण जी, चुनौती जैसे विषय मुझे लगता है इसमें नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए राज्यों के बीच। अपने राज्य को बेहतर से बेहतर कैसे काम किया जा सके वो सबने, मुझे लगता है उसके लिए प्रयास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मायने में इस बात को लेकर बहुत प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है कि हमने जैसे अभी आप देखें, पिछले माह जो है हमने भोपाल में एक औद्योगिक पार्क का भूमि पूजन किया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने। प्रधानमंत्री जी का जो हमारा एक विजन है उसको लेकर भी, चाहे वो लोकल वोकल फॉर लोकल के लिए हो, जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस ढंग से बाजार में स्थापित किया जाए और उनको वहां पे एक उचित स्थान मिले, उसको लेकर भी रणनीति बनाकर सरकार काम कर रही है। ये विजन बहुत विकसित भारत 2047 के हिसाब से, उस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सरकार का जो खाका है पूरा, जो सरकारी तंत्र है वो काम कर रहा है। उसका पूरा ध्यान केंद्रित इस बात को लेकर है कि जब हम 2047 में जाएंगे, हमारे स्वतंत्रता की हम जन्म वो शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब कहीं ना कहीं ये स्थिति होनी चाहिए कि भारत का एक अलग स्वरूप विश्व में दिखाई देना चाहिए, चाहे वो बाजार का विषय हो, चाहे वो सांस्कृतिक विषय हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विरासत को सहेजने के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो उसमें सारी चीजें समायोजित। तो हमने पर्यटन उद्योग को भी कहीं ना कहीं बल देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत माइन्यूटली सारी विषयों को ध्यान में रखकर अफसरों और बाकी जो हमारी टीम है उसको प्रेजेंट किया कि आपको किस ढंग से काम करना है। क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें जिस ढंग से काम किया जाना चाहिए था वो किया नहीं है। अगर उतनी ईमानदारी से प्रयास होते तो आज मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और गुजरात के जो उद्योग सेक्टर हैं उसके साथ अच्छी तरीके से कदम ताल कर पाता, प्रतिस्पर्धा कर पाता। लेकिन अब वर्तमान में जिस प्रकार की नीति डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं अपना रही है, उसके आपको दूरगामी मुझे लगता है बहुत अच्छे और सुखद परिणाम दिखाई देंगे। चलिए, कहीं ना कहीं ये बात रही है कि जो विरासत से विकास की ओर और सूक्ष्मता से जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो कहीं कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के इन 11 प्रस्तावों पर कोई राज्य आड़े नहीं आएगा, ऐसा कहना है महेश शर्मा जी का। डॉक्टर जोशी जी, पुनः आपके पास इसी विषय को लेकर कि निवेश के लिए जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी, तो क्या जो आज का प्रतिस्पर्धी दौर है और दर है, इस पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति बना सकता है? प्रश्न है। बिल्कुल अरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने का जो सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें मध्य प्रदेश 100% सही फिट बैठता है। आप देखिए कि हमारे पास पहले कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि न सड़कों की स्थिति ठीक थी और न ट्रेनें या मालगाड़ी जिसमें होती सर्वाधिक वो हमारे पास इतनी स्थिति में आ रही थी, और एयर कनेक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो स्तर पर थी। लेकिन अभी पिछले इन 2-3 वर्षों में जो हम देखें तो लगातार हमने इस पर प्रगति की है। तो हमारी जब कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जब हमारी निवेश के प्रति जो हमारा भाव है, सरकार की इच्छा शक्ति का जो दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आती है, और साथ में जो अधोसंरचना के लिए जो मुख्य जो पानी, बिजली, सड़क जिसको कहते हैं, उन तीनों बिंदुओं पर जब बहुत कारगर तरीके से काम होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी मतलब जितना भी लक्ष्य निर्धारित किया सरकार ने जिन पार्कों का, अभी देखिए हर स्थान पर, मतलब जैसे अभी भोपाल की बात हुई, भोपाल में पार्क विकसित हो रहा है, धार में पार्क विकसित हो रहा है, निमाड़ का हिस्सा हो गया, मालवा का हिस्सा हो गया। जो चंबल कभी डाकुओं की बंदूकों और गोलियों से गूंजा करता था, वहां भी आपने एक पार्क का गठन, मतलब पार्क विकसित कर दिया। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में झाबुआ जैसा इलाका जो आदिवासी और पिछड़ा और कहते थे कि बहुत यहाँ पर विकास की कोई संभावना नहीं है,
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां भी जा करके वहां भी एक पार्क विकसित करके ये बता दिया कि हम लॉजिस्टिक में भी अच्छे हैं, हम जो फूड इंडस्ट्री भी हमारे अच्छी चल सकती है, फूड इंडस्ट्री में भी हम अव्वल हैं, लॉजिस्टिक में हैं। फिर हम अब डाटा ऑपरेटर डाटा पे भी आप काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन बिंदु जो ऑटो हब भी हम मध्य प्रदेश को बनाना है, ऑटो हब की भी हमारे पास संभावना है। तो धीरे धीरे जो बड़े सेक्टर्स पे काम होना चाहिए, खासकर कपड़ा इंडस्ट्री और ये फूड हब जो बनाने की बात हो रही है इस पे, और पावर का अब हम खुद पावर बनाने की स्थिति में है। इतना मतलब पहले कहते थे बिजली होती नहीं, अब हम बिजली देने की स्थिति में आ गए। या विंड एनर्जी का सिस्टम अच्छा बन गया, सोलर सिस्टम तैयार हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परिपक्व स्थिति में मध्य प्रदेश आ चुका है और अब किसी भी तरह से पिछड़ने की स्थिति नहीं है। और अब यदि यही रफ्तार रही तो जो 6 वर्षों का जो इस योजना का जो समय सीमा रखी गई है, मैं समझता हूँ 6 वर्षों के भीतर ही हम इसमें 1 नंबर पर होंगे, नंबर 1 पर होंगे। और जो संभावनाएं जो देखी जा रही है, जो देश हमारे मध्य प्रदेश की तरफ संभावनाओं से देख रहा है, वो हम उसमें सफल होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। महेश जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आईटी और इसके अलावा क्या क्या ये जो दूसरे सेक्टर होते हैं, क्या उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए? क्या लगता है आपको कि जो परंपरागत अभी जो चल रहे हैं उनके अलावा भी कोई अन्य सेक्टर पर इन 11 प्रस्तावों के लिए काम किया जाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से आप अभी जो स्वतंत्रता दिवस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से विजन रखा, उसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को एआई के माध्यम से ट्रेनिंग देकर 1 करोड़ युवाओं को पूरे 1 वर्ष में जिस प्रकार से एआई से जोड़ने का काम भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वर्तमान के दौर में आवश्यकता है, चाहे वो उद्योग हो, अन्य कोई विषय हो, कृषि क्षेत्र हो, अन्य जो भी अन्य विषय हैं, सब में समग्र रूप से जहां संसाधनों का और तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना सिर्फ करेगी, उसमें स्किल्ड युवा कैसे उसमें जुड़े, कैसे उसकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश की जनता को मिले, प्रदेश को मिले और प्रदेश के साथ साथ देश को मिले, ऐसे सारे प्रयास पूरी सामूहिकता के साथ सरकार प्रतिबद्धता के साथ करने जा रही है। जोशी जी, यहाँ जो बात चल रही थी कि क्या जो अन्य सेक्टर हैं उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए, इसी विषय को, इसी प्रश्न को मैं आपकी तरफ भी लेके आता हूं कि जो विषय जो इन्होंने रखे हैं, जैसे कि बात कर लें रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल। चलिए, तो कुल मिलाकर जो बात कर रहे हैं कि भव्य से भविष्य की ओर, और इस विषय पर सरकार जितनी भी 11 प्रस्ताव लेकर देश में दूसरे स्थान पर आया, अपना नंबर लगाया है, और भविष्य की गर्त में इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। आज के हमारे दोनों गेस्ट, चाहे वो महेश शर्मा जी हों, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हों, दोनों से जो उत्तर निकल कर आए हैं वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो भविष्य है वो सुखद है, और सुखद की गर्त में ही इन प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। खैर, फिर किसी दिन किसी विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।